उर्दू का मुहावरा है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद भी गिर जाता है। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चीज दोबारा सही साबित हो गई है कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने जो ट्रिब्यूनल अपने मुखालफिन को सजा दिलवाने के लिए बनाया था, आज उस ट्रिब्यूनल से हसीना वाजिद को भी सजा हो गई है। इस कहानी की डिटेल क्या है, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजदता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली साहबा। आज के टॉपिक के बारे में डिटेल से बताइएगा। जी सर, आज हम शेख हसीना पर बात करेंगे कि उन्हें उनकी बांग्लादेश के कोर्ट की तरफ से डेथ सेंटेंस दी गई है। उनके पीछे क्या रीजन थी, क्या क्राइम थी जिनकी बदौलत उनको ये फेस करना पड़ा। जी, शेख हसीना वाजिद को, जो कि बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनको हम्म। बांग्लादेश की ही एक अदालत ने, ये वो अदालत है जो कि शेख हसीना वाजिद ने खुद बनवाई थी, स्पेशल कोर्ट बनाई थी, और ये अपने मुखालफिन को सजा दिलवाने के लिए बनाई। शेख हसीना वाजिद साहबा बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। हम्म। इनके पास ये एजाज है कि ये बांग्लादेश के अंदर और इस्लामी दुनिया के अंदर लॉन्गेस्ट टेन्योर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं। शेख हसीना वाजिद साहबा 1947 में ये पैदा हुई। हम्म। ये अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। शुरू में इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की, और इसके बाद ये पढ़ने के लिए बाहर चली गई। इस 1975 में शेख मुजीबुर रहमान साहब के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। बंगाली मिलिट्री ने बगावत की, और शेख मुजीबुर रहमान साहब की पूरी फैमिली को उस ऑपरेशन में मार दिया गया। शेख हसीना वाजिद हम्म। साहबा और इनकी एक बहन, ये दोनों उस वक्त जर्मनी में थी, जिसकी वजह से ये बच गई। शेख हसीना वाजिद साहबा की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना, वो बड़ी उतार और चढ़ाव का शिकार रही है। ये कभी हम्म। पॉपुलर लीडर बनी हैं, कभी ये अपोजिशन में गई हैं, कभी इनकी पॉपुलैरिटी खत्म भी हुई है, कभी इनको जिला वतन भी रहना पड़ा, और कभी ये वापस आके फिर हुकूमत में आ गई हैं। उसके बाद फिर ये कभी जिला वतन चली गई हैं, उसके बाद फिर ये हुकूमत में वापस आ गई हैं। ये फर्स्ट टाइम 1996 से 2001 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश की। उसके बाद बेगम खालदा जिया वहां की प्राइम मिनिस्टर बन गई। इनके पास ये एजाज है कि ये 2009 से लेकर 2025 तक कंसेक्टिव प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और ये बहुत लॉन्गेस्ट टेन्योर है एक फीमेल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना और सर्व करना, और फिर स्पेशली साउथ एशिया जैसे रीजन में और मुस्लिम कंट्री में। इन बिटवीन इनके जो बड़े बड़े कारनामे हैं, उनमें सबसे बड़ा कारनामा ये है कि बांग्लादेश इनके दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने में कामयाब हो गया। आज इस हम्म। रीजन में जिस मुल्क की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो बांग्लादेश है। विमेन राइट्स को इन्होंने एक्सपेंड किया, क्योंकि ये खुद भी खातून है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट करवाए। जहां इनकी दौर में बहुत कामयाबियां हुई, वहां पर इन्होंने अपने मुखालफिन को बेदरे कुचला। नाजरीन, ये आपके सामने एक पुरानी वेबसाइट है। ये खबर 22 नवंबर 2015 को छपी कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इनके रहनुमाओं को सजाए मौत दी गई है। इन्होंने कहा कि 71 की वॉर में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था, हम उनको सजाए मौत देंगे, और उसमें इन्होंने सजाए मौत दी है। और ये लिस्ट सिर्फ दो अवामी नुमाइंदों की नहीं है, इसके नीचे भी आपको ये लिस्ट मिलेगी। और 90 ईयर्स के एक साहब गुलाम आजम साहब को भी इन्होंने 90 साल की सजा सुनाई गई इनके दौरान। 2024 में इनके खिलाफ एक तहरीक का आगाज हुआ। एक्चुअली ये जो तहरीक थी, ये 2018-19 में स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ काम इन्होंने उस दौर में किया, लेकिन उसके बाद
जो फैसिलिटीज उनको दी गई थी वो सारी वापस ले ली गई। तहरीक जो है ये स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी। हुआ ये कि ये वो तालिब इल्म थे जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाने वाले थे, और इनको पता चला कि बांग्लादेश में मोर देन 60% जो जॉब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोटे पे चलती हैं। और ये जो कोटा है इसमें से 30% कोटा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के क्याम के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। हम्म। ये स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे थे कि 71 का वाक्य बहुत पुराना हो गया है, वो लोग जिन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं उनके लवाहिकीन को ये एजाजात मिल चुके हैं, उनको जॉब्स भी मिल चुकी हैं। लेकिन शेख हसीना वाजिद साहबा ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उन्होंने दो काम किए। एक तो उन्होंने ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट सारे के सारे पाकिस्तानी एजेंट हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वहां पर कैजुअलिटीज हुई थी उनकी तादाद 3,000 से ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं 1,400 के करीब वो लोग थे जो कि तालिब इल्म थे और जिनकी डिग्रियां कंप्लीट होने वाली थी, जो कि इस क्रैकडाउन में मारे गए। हम्म। इसके अलावा इस क्रैकडाउन में जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा। ये वजारत जो कि शेख हसीना साहबा ने बनवाई थी अपने मुखालफिन को सजा दिलवाने के लिए, उसी अदालत में इनका ट्रायल हुआ। अच्छा, शेख हसीना साहबा तो चूंकि बांग्लादेश से फरार हो चुकी हैं, वो तो इस वक्त हिंदुस्तान में है, उन्होंने तो जाहिर है इसमें हिस्सा नहीं लिया, वो तो पेश भी ना हो सकी। तो शेख हसीना वाजिद साहबा क्लेम करती हैं मेरी गैर मौजूदगी में ये सजाएं मुझे सुनाई गई हैं। उन पर 5 मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात थे। उसमें एक में उसमें से 2 में उनको सजाए मौत, एक में उनको उम्र कैद, और एक में उनकी जायदाद की जब्ती भी शामिल है। बांग्लादेश ने इस सजा के बाद हिंदुस्तान से बाकायदा तौर पर डिमांड की है कि आप शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें। मैं यहाँ पर अपने हम्म। नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान में बाकायदा ये एक मुआहिदा है। इस मुआहिदे के तहत ये दोनों ममालिक एक दूसरे से अपने मुल्जमान की हवालगी का मुतालबा करते रहे हैं, और ये अभी भी कर दिया। शेख हसीना वाजिद साहबा की हुकूमत जब बरतरफ की गई, ढाका से हिंदुस्तान की तरफ ये रवाना हो गई, उस वक्त इनका एक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट छपा था जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है। शेख हसीना वाजिद साहबा ने इल्जाम लगाया था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को बरतरफ करवाने में बड़ा रोल प्ले किया है, और उसकी वजह वह बता रही हैं किसी सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका यहाँ से मुझसे मांग रहा था, और ये जगह जो है अमेरिका यहाँ पर अपनी एयरफोर्स बेस बनाना चाहता था। और हम अपने नाजरीन को इसकी लोकेशन भी दिखाते हैं। ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के ये एंड पे यहाँ पर ये आइलैंड्स है, ये सेंट मार्टिन आइलैंड। यहाँ क्लैशेस था जी कि बांग्लादेश का और म्यांमार का। तो बांग्लादेश ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये केस जीत लिया था, तो यहाँ पर कंट्रोल बांग्लादेश को मिल गया था। उनके हम्म। मुताबिक अगर ये एयरबेस यहाँ बन जाती तो डेफिनेटली इस पूरे रीजन के लिए मुश्किलात हो सकती थी, जिसमें हम्म। हिंदुस्तान भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। तो वो हम्म। उनका क्लेम ये है कि जी मैंने तो इस रीजन की बेहतरी के लिए काम किया था। इसके अगेंस्ट यूएस ऑफिशियल्स इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि हमने इस तरह की कोई डिमांड इनसे नहीं की। शेख हसीना वाजिद ने एक तो इन तमाम चार्जेस से इनकार किया था और कहा है कि ये ट्रायल पॉलिटिकली मुझ पे हुआ है और ये अनफेयर है। अच्छा, निमी साहब, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो जी बताइएगा। जी। सर, शेख मुजीबुर रहमान इनके फादर हैं। एज अ पॉलिटिशियन लीडर उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? शेख मुजीबुर रहमान साहब ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल का आगाज एज ए स्टूडेंट लीडर किया था। बहुत निचले लेवल से ये प्रमोट होकर ऊपर आए थे। जैसे अभी हमने हम्म। डिस्कस किया कि जब 1970 का इलेक्शन हुआ था, अवामी लीग ने सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में ही अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, वेस्ट पाकिस्तान में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं था। हम्म। और आपके तवज्जो से हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में जो एमएनएस की सीटें थी वो 164 थी,
जबकि पूरे वेस्ट हम्म, पाकिस्तान में जो एमएनए की सीटें थी वो 138 थी। तो पीपल्स पार्टी ने 138 में से 88 सीटें जीती थी, जबकि अवामी लीग ने 164 में से 160 सीटें जीत ली थी। तो इट्स मीन हम्म, अनडिस्प्यूटेड शेख मुजीबुर रहमान साहब इलेक्शन जीत गए थे। ठीक सर। सर शेख हसीना वाजी साहिबा को पाकिस्तान से कोई खास नफरत और इसकी रीजन इंडिया के साथ ताल्लुकात भी। तो सर इसमें इन्होंने जो एक एलिगेशन लगाया है, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने पूरे खित्ते को बचाया है और अमेरिका को वहां पर सिक्योरिटी नहीं बनाने दी। तो सर इसमें इंडिया तो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो इसको चाहता तो इनको जो है ना कन्विंस कर सकता था। देखें जी, मिसेबा आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन याद रखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो बेस करता है। जब हम्म। अमेरिका ने ये जगह मांगी थी तो डेफिनेटली उनके नज़दीक आसियान इलाका था या चाइना के इलाका हो हम्म। सकता था, हम्म। लेकिन उसमें इंडिया भी तो था ना। एक, हम जी कहते हैं बिल्कुल जी सर। कि इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, हम क्यों भूल जाते हैं कि इंडिया रशिया का भी इत्तेहादी है, जबकि अमेरिका और रशिया हम्म। के तो कन्फ्लिक्ट है। इंडिया दोनों तरफ रोल प्ले कर रहा है, अगर इंडिया इधर जा सकता है तो इधर भी पॉसिबल है। ठीक सर। तो शेख हसीना वाजिद साहबा ने तो कहा जी कि मैंने तो इसलिए अमेरिका को ये बेस नहीं दिया कि जी ये इलाका जो है ना वो बड़ी तबाही से बच जाएगा, उसमें इंडिया भी हम्म। शामिल है। हम्म। आज के हमारे इस व्लॉग का वक्त इख्तिताम तक पहुंचता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट व्लॉग तक आप हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।